हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लासिक्स का पार्ट 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पहाड़ी और पर्वत में अंतर। ठीक है, पहाड़ी और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पहाड़ी ऐसा स्थलीय भाग है, ऐसा भूमि का ऐसा भाग है जो आसपास की साइड से थोड़ा सा उठा हुआ हो। लेकिन जो पर्वत होते हैं वो आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, जो पर्वत होते हैं वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं और खड़ी ढाल होती है, मतलब तीखी ढाल होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्थल मंडल के कुछ भाग नीचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो अभी हम जब रूप देखेंगे ना स्थल मंडल के, तब आप समझ जाएंगे इस पॉइंट को। स्थल रूपों को निर्मित करने वाली प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जिस वजह से हमारे जो स्थल रूप है वो अलग अलग हैं। कहीं से ऊठा हुआ है, पर्वत है, कहीं पठार है, तो वो क्या रीजंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया, बाह्य मतलब बाहर की और आंतरिक मतलब अंदर की, यानी ये पृथ्वी के अंदर होती है जो हमें नहीं दिखती है और बाह्य जो हमें दिख जाती है। तो देखिए आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, पृथ्वी की सतह का कहीं पर उठना तो कहीं पर धंसना, अपने आप ही धंस जाती है या कहीं से उठ जाती है। बाह्य प्रक्रिया क्या होती है, स्थल का लगातार टूटना और बनना। ठीक है, टूटना यानी अपरदन। अब मिट्टी जब बह के जाती है तो अपने साथ अपने वहाँ की जो ऊंचाई है उसको कम करती जाती है, और जहाँ मिट्टी जाकर इकट्ठा हो जाएगी वहाँ पर निक्षेपण हो जाता है। तो पहला है अपरदन, मृदा अपरदन भी कहते हैं इसको। पृथ्वी की सतह का टूटकर घिसना और सतह वहाँ की कैसी हो जाती है, नीची हो जाती है। ठीक है, और निक्षेपण यानी वहाँ जमा करना। यहाँ से पहाड़ है, यहाँ से नदी जो है वो पानी के साथ मिट्टी को लेकर गई, यानी यहाँ पे कटता गया, कम होता गया मिट्टी। ठीक है, सतह टूटती गई, और निक्षेपण जहाँ पर जाकर एक जगह इकट्ठा हो गया और वहां पर क्या बन गई, पहाड़ बन गए ना, मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ियां बन गई। तो फिर से पृथ्वी की सतह का निर्माण जो होता है उसे निक्षेपण कहते हैं। ये दोनों किस रीजन से होते हैं, पहला है मैंने बता दिया, नदियों का जल होता है या बारिश का है। ठीक है, जल से, वायु से भी होता है, हवा से एक जगह की बहुत सारी मिट्टी उड़ी है ना, बहुत सारा कुछ उड़ा और एक जगह जाके जमा हो गया, वायु। बर्फ से भी ऐसा होता है। तो 3 रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो स्थल है वो लगातार बनती है और टूटती रहती है। अब आगे देखिए 800 मीटर से ऊंचे पर्वत, ये ऊंचे थोड़ा गलत हो गया, ऊंचे पर्वत कौन कौन से हैं आपको पता है कि कौन कौन से। सबसे पहले तो हमारा एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 मीटर ऊंचा है। ये चीन और नेपाल दोनों में आता है। ठीक है, K2 8,611 मीटर है, ये भारत और चीन में आता है। कंचनजंगा, तो ये हमने एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कंचनजंगा जो है उसकी हाइट कितनी है, कि इन तीनों की तो हाइट इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो हैं ये सिर्फ ऐसे ही है समझने के लिए कि हाँ ये ऊंचे पर्वतों में ही आते हैं, लहोत्से, मकालू, चोओयुं और नेपाल के धौलागिरी और मनासलू। ठीक है, ये आ सकता है धौलागिरी कौन से कंट्री में, नेपाल में। और भारत का नंगा पर्वत जो है वो भी 800 मीटर से ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थल रूपों के प्रकार। ऊंचाई तथा ढाल के आधार पर हम स्थल रूपों के अलग अलग प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा पर्वत। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, नॉर्मली जो पृथ्वी की सतह ऊंची है जहाँ से, वो नॉर्मल है, प्राकृतिक है। शिखर छोटा होता है, मतलब जो ऊपर चोटी होती है ना, चोटी पहाड़ की, वो छोटी होती है। आधार चौड़ा होता है, आपने पहाड़ बनाया भी है, ऐसे होता है ट्रायंगल सा। तो शिखर यानी चोटी छोटी होती है और नीचे से कैसा होता है, चौड़ा आधार होता है, बेस चौड़ा होता है। और ऊंचाई पर ठंडी जलवायु होती है, ठंडी हवा चलती है पहाड़ों पे ना। नेक्स्ट है पठार, उठी हुई और सपाट भूमि, आसपास के क्षेत्र से उठा, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है, एक से ज़्यादा किनारे भी हो सकते हैं। अब देखो ऐसे पठार अगर ऐसे है तो इधर भी किनारा हो सकता है, उधर भी किनारा हो सकता है। तो पठार जो होता है उसके एक से ज़्यादा किनारे हो सकते हैं। और खड़े ढाल होते हैं, ऐसे है ना, खड़े ढाल होते हैं। तीखे ढाल तो पहाड़ के होते हैं,
पर्वत के होते हैं, लेकिन पठार के खड़े ढाल होते हैं, ऐसे नॉर्मल। ऊंचाई 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है, और पठार जो है नए भी हो सकते हैं और बहुत पुराने भी हैं। फिर है मैदान, समतल भूमि का ये बड़ा भाग है, जो जहाँ हम रहते हैं ये मैदानी भाग है। समुद्री जल से 200 मीटर, समुद्री तल से 200 मीटर ऊंचे या उससे कम होती है। मैदान की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए, ये पर्वत है, पठार है, नॉर्मल हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे ये झील है, नदी है, डेल्टा है, नदी मुहाना है, समुद्र है, ये द्वीप है, ये जल संधि है। ये सब मैंने सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, थर्ड में, कि जल संधि क्या होती है, स्थल संधि क्या होती है। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, दो स्थलों के भूभाग को जोड़ने वाली संधि स्थल संधि, और दो जलीय भागों को जोड़ने वाली जो संधि है वो जल संधि, ठीक है। ये सहायक नदी है, मैदान है, देखो मैदान कैसा है, समतल है। पठार थोड़ा ऊंचा सा है और उसके बहुत सारे किनारे हो सकते हैं। और पर्वत कैसा है, ऊंची शिखर है और आधार जो है वो चौड़ा है। अब पर्वत श्रृंखला मैं यहीं पर ही समझाती हूँ। पर्वत श्रृंखला होती है बहुत सारे पर्वतों का समूह, देखो दिख रहा है ना आपको। और पर्वतों के नीचे है घाटी, और ये पहाड़ी है। देखो ये पहाड़ी कैसी होती है, ज़्यादा ऊंची ढाल नहीं होती है इनकी, ठीक है। ये पिक्चर आपकी बुक में भी है, उसमें एक बार फिर समझना आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्वत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली है हिमानी। हिमानी आप देखेंगे, ये जमी हुई जो बर्फ़ है ना इस पहाड़ पे, ये जमी हुई बर्फ़ है ना, यही बहकर नीचे की तरफ आती है। तो इन्हीं नदियों को, जो बर्फ़ वाली जो नदियाँ हैं हमेशा जमी रहती हैं, उनको क्या कहते हैं, हिमानियाँ कहते हैं, हिमानी। और समुद्र के भीतर भी पर्वत होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर कठोर जलवायु होती है, मतलब बहुत ठंडी होती है, कम लोगों का निवास होता है, खड़ी ढाल वाला धरातल होता है, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। और कृषि योग्य भूमि की बहुत कमी होती है। वहाँ पर कृषि कैसे होगी अगर बहुत ठंड रहेगी, है ना। श्रृंखला, ये भी मैंने बताया, पर्वतों का एक रेखा में व्यवस्थित क्रम। अभी देखो पीछे मैंने दिखाया भी था आपको, ये रही पर्वत श्रृंखला, एक व्यवस्थित क्रम में सारे पर्वत है ना, इसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है हिमालय का एशिया का हिमालय पर्वत, ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट इज पर्वतों के प्रकार। अलग अलग टाइप्स के होते हैं पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हम इनको पिक्चर से भी समझेंगे। पहले हम उदाहरण देखते हैं। वलित पर्वत कौन से पर्वत हैं, हिमालय और जो आल्प्स हैं ये वलित पर्वत हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है, और ऐसे बिल्कुल ट्राइंगल की जैसे चोटी, बिल्कुल तेज धार वाले होते हैं, शंकु आकार शिखर होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर हम दूसरी कंट्रीज का देखें तो उत्तर अमेरिका में अपलेशियन, रूस में यूराल पर्वत, तो ये भी ऐसे पर्वत हैं जो बहुत वलित हैं, ठीक है, पुराने पर्वत हैं। जैसे इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये गोल हैं, हल्के हल्के से गोलाई में हैं, यूं कम ऊंचाई है इन पर्वतों की और बहुत पुराने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम भ्रंशोत्थ पर्वत पर। भ्रंशोत्थ कैसे होते हैं कि बहुत बड़ा भाग है वो टूट गया और एक नीचे की तरफ आके जम गया, ठीक है। हमने सुना है ना कि जमीन खिसक गई, पहाड़ टूट गए, तो ये वो होते हैं, वो वाले पर्वत होते हैं जो एक उनका भाग टूट के और नीचे की तरफ आके गिर गया, तो वो भ्रंशोत्थ पर्वत हो जाते हैं। और जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता है वो तो हो जाता है उत्खंड भ्रंश, ठीक है, भ्रंश मतलब टुकड़ा, उत्खंड भ्रंश। और जो नीचे जो धंस जाता है, इधर की तरफ से धंस गया, तो उसे क्या बोलते हैं, द्रोणिका भ्रंश। हम पिक्चर भी देखेंगे। और इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत दोनों मिलकर भ्रंशोत्थ पर्वत बनाते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बने हैं, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, उससे बना है जापान का फ्यूजियामा पर्वत, ठीक है। और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो पर्वत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम इनकी पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए, ये है वलित पर्वत, हिमालय है, ये ऐसे होते हैं, शिखर बिल्कुल तीखा होता है इनका, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है हमारा ज्वालामुखी पर्वत, ऐसे विस्फोट हुआ, जापान का जो फ्यूजियामा है वो ऐसे ही बना है, ये इस तरीके से ये पर्वत होते हैं, ठीक है। अब हम जो भ्रंशोत्थ पर्वत का हम समझा रहे थे, जैसे मानो ये पर्वत था, ऊंचा था,
इसका एक पार्ट जो है यहाँ आके गिर गया है ना, टूट गया। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, ये उत्खंड भ्रंश हो गया और ये द्रोणिका भ्रंश हो गया, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, भ्रंशोत्थ पर्वत बन गया ये। ठीक है, पार्ट्स में हो गया, टुकड़े हो गए एक पर्वत के। पर्वतों के लाभ, क्या फायदा है? पहली बात तो जल के संग्रहार है, नदियां बनती हैं पर्वतों से, है ना। हिमालयन नदियों के लिए स्रोत है ना, सिंचाई, पन बिजली उत्पादन, बिजली बनती है पानी से। नदी घाटियाँ, वेदिकाएं, इनसे हमें पानी भी मिलता है। कृषि वहाँ पर होती है, वनस्पतियाँ होती हैं बहुत सारी, जीव जंतु, वन, ईंधन, चारा, आश्रय, ये सब हमें पर्वतों से मिलते हैं। और बहुत सारे पर्यटन यानी टूरिज्म वाले खेल होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, और भी आपको बहुत सारे गेम्स पता हैं जो हम मनाली मंसूरी में जाके एंजॉय करते हैं, वो वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज पठार। पठार में पहले हम उदाहरण देख रहे हैं। दक्कन का पठार जो है वो भारत का सबसे पुराना पठार है। ठीक है, पुराने पठारों में से एक है। पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है वो केन्या, तंजानिया और युगांडा में है, और पश्चिमी पठार ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये है तिब्बत का पठार। इसकी जो ऊंचाई है वो मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अब पठार जो हैं वो, उनमें जैसे पर्वत हमने देखे थे कि पानी का बहुत ज़्यादा उसमें होता है, जल के संग्रहार होते हैं, वैसे ही जो पठार होते हैं उनमें खनिज बहुत मिलते हैं। अफ्रीका का जो पठार है ना, पूर्वी अफ्रीका का, उसमें सोना मिलता है, हीरा मिलता है। और भारत का छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर लोहा, कोयला और मैंगनीज मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है, तो आप टिक कर सकते हैं लोहा, कोयला और मैंगनीज। पर्यटन बहुत होता है पठारों में। एक लावा पठार जो होता है उसमें काली मिट्टी होती है और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऐसा होता है पठार। ठीक है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता पर्वत की तरह, और ना ही समतल होता जैसे मैदान होता है, ऐसा भी नहीं होता है। पठारों में जलप्रपात होता है, अभी देख रहे हो ना आप, जैसे थोड़ी सी ऊंचाई है, यहाँ से अगर नदी गिरेगी तो झरना बनेगा ना, जलप्रपात होते हैं। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत की स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में है, और जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आता है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है तो आप बताएंगे झारखंड में। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। और छोटा नागपुर का जो पठार है भारत का, वो कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही जो ये पॉइंट्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, मैदान। मैदान समतल भी हो सकते हैं और थोड़े से तरंगित भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, उर्मिल हो सकते हैं। तरंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से बने होते हैं। जैसे मानो यहाँ से ऐसे नदी गई ना, तो उस तरीके का मैदान होगा। अगर नदी वहां से नहीं जा रही तो समतल होगा। ये तो अंडरस्टूड है। मैदानों का निर्माण कैसा होता है? नदियों का पर्वतीय ढालों पर नीचे नीचे की ओर बहना। पहले पर्वत है, वहां से नदियां ऐसे बह के आई, वहां से मिट्टी कटी पहाड़ कटते करते 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 एक जगह जमा हो गई। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे, तो वो क्या हो गया? मैदान बन गया। अपठित यहाँ पे पदार्थों को बहाकर ले जाते हैं, पत्थर, बालू, सिल्ट और सारी घाटियां जो है उनमें निक्षेपण होता है, मतलब जमा हो जाते हैं और उससे मैदान बन जाते हैं। अब सोचो, पूरे पर्वतों की इतनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी अगर आ रही है और एक जगह जमा हो रही है तो वो कितना ज़्यादा उपजाऊ होगा। वहाँ पर कृषि सबसे अच्छी होगी। और समतल है तो परिवहन के साधन, है ना, रोड अच्छे हो जाएंगे, घर बनेंगे। इसीलिए मैं ऐसे होते हैं मैदान, क्योंकि कृषि अच्छी होगी, उपजाऊ भूमि होगी। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि मैदानों में होती है, और इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पर उन्हें खाने पीने को मिलेगा, तो जनसंख्या वही रहेगी ना जहाँ पर मकान बने होंगे, खेती करने में आराम होगा। जैसे एशिया में भारत का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मैदान है। चीन में यांगत्से नदी का मैदान बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला मैदान है, और उत्तर अमेरिका का मैदान भी इसी लिस्ट में आता है। आगे देखिए, स्थल रूप एवं लोग। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका और मैदानी क्षेत्र का अगर हम डिफरेंस देखें तो पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पर घर बनाना, सड़कें बनाना। ऐसे ऊंचाई में कैसे सड़कें बनेंगी?
गोल 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 गोल, बहुत पैसे भी लग जाते हैं, फसलें बहुत मुश्किल उगती हैं, कोई कोई फसल उगती है। वहीं मैदानी क्षेत्र देखें तो सरल जीवन है, फसलें बहुत अच्छे से उगती हैं, घर बनाना, सड़क बनाना, सब कुछ आसान है। और आपने देखा कि सभी जो स्थल रूप है वहाँ पर रहने वाले लोगों के रहने सहने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऑब्वियसली पहाड़ पर अगर पर्वतों पे पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई रह रहा है तो ऑब्वियसली वो ठंडा ठंडा और ठंडी जलवायु होगी, वहाँ पर गर्म कपड़े पहनेंगे। मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं तो नॉर्मल पहनेंगे, ठीक है। लेकिन हम एज ए सोशल पर्सन हम लोग गलत तरीके से जल और स्थल का उपयोग करते हैं। हम उपजाऊ भूमि पर मकान बना लेते हैं या फिर कूड़ा फेंक देते हैं जल में या भूमि में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी प्रकृति का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अब ये एक नोट है वेरी इंपॉर्टेंट, उपलब्ध भूमि, जो आज आपके पास भूमि है, जल है या जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो सिर्फ हमारे ही नहीं हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये नहीं है कि हमने यूज़ किया और बस सब खराब कर दिया, ठीक है। सो विद दिस ब्यूटीफुल कोट आई वुड लाइक टू थैंक you so much and subscribe our channel, like this video, okay, and thank you so much.